Hello everyone, so welcome to Stellar Learning Solutions. Today we are going to discuss the most important event of 2022. आज हम वो सारे important political events को discuss करने वाले हैं जो 2022 में काफ़ी important थे and it is one of the major contributor to international political event. So वो कौन से topics हैं? Let's get started. So first of all जो topic है वो है ऋषि सुनाक becoming the new prime minister of UK. नंबर 2 रशिया एंड यूक्रेन का वॉर, इसके क्राइसिस से रिलेटेड हम थोड़ी सी बातें डिस्कस करेंगे. नंबर 3 हम श्रीलंकन क्राइसिस को डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद जो हम देखेंगे वो होगी आपकी इम्पॉर्टेंट समिट्स, जैसे G20 समिट. आप सब देख रहे होंगे कि इंडिया में G20 समिट चल रहे हैं अभी. इसके बाद हम देखेंगे I2U2 समिट, then Nepal crisis, and at last we'll be looking into BRICS summit. So let's get started with the very much important news and the very important event of 2022 जो है ऋषि सुनाक becoming the Prime Minister of Britain. So as we know that he is the first non-white Asian and Indian origin Prime Minister for UK. So how he become the Prime Minister of India? ब्रिटेन, सिंस वी नो दैट ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस थी, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल चल रही थी एंड रिसेंटली वहाँ पे जब बोरिस जॉनसन रिज़ाइन करते हैं उसके बाद से न्यू प्राइम मिनिस्टर आती है एंड शी रिज़ाइन विद इन 45 days. सो अल्टीमेटली ऋषि सुनाक इज़ बिकमिंग द न्यू PM ऑफ ब्रिटेन एंड ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. क्यों? बिकॉज अभी रिसेंटली अगर हम देखें सो देयर इज़ अ 90% स्पाइक, ठीक है, 90% स्पाइक इन वीज़ा. अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 2019 से, दैट इज प्री कोविड एरा, सो 90% का स्पाइक हुआ है वीज़ा में. नॉट ओनली दिस, ही हैज़ ऑल्सो ऑफर्ड 3000 स्टूडेंट वीज़ाज. नाउ ये स्टूडेंट्स के लिए होगा और इसके साथ ही जो लोग वर्क परमिट के लिए जाना चाहते हैं जिसमें आपके सेमी स्किल्ड वर्कर्स भी आ जाएंगे और स्किल्ड वर्कर्स भी आ जाएंगे. कैसे इंपॉर्टेंट है ये इंडिया के लिए भी और यूके के लिए भी, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूके में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल के साथ साथ इकोनॉमिक क्राइसिस सबसे ज़्यादा है. सो इकोनॉमिक क्राइसिस, जो इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास. सो इन्होंने बोला कि इंडिया में जो है वी आर लुकिंग फॉर वर्क एंड इंडिया में आपको बहुत आसानी से स्किल्ड वर्कर एट चीप लेबर मिल जाता है. सो ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है जहाँ पे यूके अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से डील कर सकता है और साथ ही साथ इंडिया जो है वो अपने स्किल्ड वर्कर्स को या फिर सेमी स्किल्ड वर्कर्स को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है. नाउ अगर मैं बात करूं कि क्या ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर ये पहले पर्सन है जो यहाँ ब्रिटेन के पार्लियामेंट में है, जी नहीं, इसके पहले द फर्स्ट मेंबर जो थे दैट वाज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, दादा भाई नवरोजी, हु हैज सेट एज अ लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रॉम 1892 to 95. नाउ ही वाज आल्सो देयर एंड ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर हम ऋषि सुनाक की बात करें, सो ही हैज सर्व्ड एज अ चीफ सेक्रेटरी टू द ट्रेजरी, मतलब before becoming the PM, and also as a chancellor of the exchequer. He was also a member, he was actually the member of Conservative Party. So yeah, ये कुछ important events थे. और इंडिया और जो ब्रिटेन है इनके कुछ बहुत ही important common shared interest हैं. जैसे अगर हम बात करें तो इंडियन ओशन रीजन में जो नेचुरल गैस के लिए दोनों ही देशों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नंबर 2 अगर हम बात करें, दे बोथ आर अगेंस्ट द चाइनाज वेरी बिग पॉलिसी दैट इज़ BRO, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. इसके अलावा वीज़ा में अगर आप देखो, ट्रेड में देखो, टूरिज़्म में देखो, मेजर डेवलपमेंटल जो इश्यूज़ हैं या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी दे आर प्लेइंग एंड दे आर हैविंग अ कॉमन शेयर्ड इंटरेस्ट. सो ऑब्वियसली अगर हम देखें सो ये 2030 तक का एक बेटर एजेंडा हो सकता है फॉर अ गुड बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूके. इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है दैट हैपेंड इन 2022 इज रशिया एंड यूक्रेन का वॉर. सो रशिया यूक्रेन वॉर की अगर हम बात करें, सो ऐसा नहीं है कि अचानक से वॉर हुआ है. लाइक अगर मैं इसके बैकड्रॉप में जाती हूँ, सो कोल्ड वॉर वॉज हैपनिंग between USA and USSR.
यूएसएसआर की अगर हम बात करें तो ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, आई मीन बेस्ड था बिकॉज दिस वाज डिसइंटीग्रेटेड इन 1991. यूएसए, this was a capitalistic country. So this was basically a war of ideology जहाँ पे ये दोनों ही देश आपस में लड़ रहे थे कि कौन बेटर है. एंड फाइनली 1991 में यूएसएसआर was disintegrated, जिसमें सबसे बड़ा जो देश बन के निकलता है वो होता है रशिया, और भी बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं वो निकल के आते हैं, जिसमें आपका यूक्रेन भी वन ऑफ द मेजर कंट्री थी. अब क्यों है ये टर्मोइल का सिचुएशन? देखो अगर आप इस रीजन को ध्यान से, तो यहाँ पे दिस इज क्रीमिया. नाउ व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन क्रीमिया? क्योंकि इट वाज एनेक्स्ड इन 2014 बाय रशिया. सो बेसिकली ये जो सिचुएशन है ये तभी से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे आ चुका था. एंड उसके बाद दिस एरिया दैट इज डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, जिसको हम कंबाइन करके डॉनबास रीजन कहते हैं. नाउ रशिया के साथ ये बॉर्डर कर रहा है, ठीक है. अब चूंकि ये जो दोनों देश थे वो एक टाइम पे एक ही रीजन हुआ करते थे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कल्चरल टाइज होंगे, लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक रिलेशंस, या फिर आप देखो तो कल्चरल टाइज को रख रहे हैं. सो एक शेयर्ड कॉमन इंटरेस्ट है यहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में. सो नॉट ओनली दिस इज अ वेरी नेचुरली रिजर्व एरिया. लाइक यहाँ पे नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा है और रिसोर्स रिच एरिया है. सो रशिया इज ट्राइंग टू कैप्चर दिस एरिया, ठीक है. और इसी चक्कर में ये जो टेंशन है ये बहुत ज़्यादा अपसर्ज हो जाता है. एंड एज वी कैन सी सिंस लास्ट 300+ डेज दिस ऑन गोइंग टेंशन इज गोइंग ऑन. सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट है दैट हैपन इन 2022. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दिस श्रीलंकन क्राइसिस. सो श्रीलंका के बारे में तो हम सब ने सुना होगा कि कितना ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था वहाँ पे. तो क्या लगता है आपको, क्या एक रीज़न था जिस वजह से श्रीलंका में वहाँ पे इतनी बुरी हालत हो गई कि लोगों को खाने के लिए खाना नहीं था? सी देयर वर लॉट ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स जो कि अचानक से नहीं हो सकता. बहुत दिनों से बहुत सारे इवेंट्स चल रहे थे जिन सब का कल्मिनेशन होकर के ऐसा कुछ होता है श्रीलंका में. सो इफ़ वी सी दैट जनवरी 2021 में जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उन्होंने खुद ऑफिशियली ये चीज़ डिक्लेयर करते हैं कि 73 ईयर्स में ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आया है एंड दिस इज द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस दैट हैड हिट द श्रीलंका. सो व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट आर द मेजर रीजंस? अगर हम कुछ रीजंस की बात करें तो सबसे पहला इसमें है कि कोविड में क्या हुआ. जैसे श्रीलंका के अगर हम टूरिज्म, इट्स वेरी गुड इन टूरिज्म सेक्टर, राइट. सो 10% वहाँ का जो पूरा जीडीपी है वो टूरिज्म से आता है. अब कोविड आ गया, लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, तो टूरिज्म सेक्टर पूरी तरीके से बंद हो चुका है. नंबर 1. नंबर 2, दिस लेड टू डीप इन द फॉरेक्स रिजर्व. अब फॉरेक्स रिजर्व में बहुत ज़्यादा डीप होता है, जिस वजह से जो अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं, जिससे क्या होता है उसमें भी इंक्रीज होता है. तो भैया इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई बढ़ जानी है, महंगाई बढ़ेगी, देन ऑब्वियसली एक टर्मोइल का सिचुएशन क्रिएट होगा. नाउ अ डेप्रिशिएटेड करेंसी, हाई डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स एंड होर्डिंग लेड टू स्टीप राइज इन फूड प्राइसेस. बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई. नाउ अब ये जो भी सिचुएशन चल रहा है उस समय गवर्नमेंट का एक और फेलियर है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे. ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑब्वियसली दैट इज़ गुड, बट अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाती है. सो येस, दैट वाज अगेन अ वेरी बैड डिसीजन फ्रॉम श्रीलंकन गवर्नमेंट. नॉट ओनली दिस, एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम्बनटोटा पोर्ट को लेके है. चाइना ने इसको लीज पे लिया था फॉर 99 ईयर्स और बोला कि हम उसको डेवलप करेंगे, अच्छा करेंगे. बट actually this is another white elephant project by the present government to shorten its economic woes. So yeah, ये कुछ important आप देख सकते हो कि कुछ conditions से जिसके वजह से श्रीलंका में इतना बुरा situation हो जाता है. Now we talk about the next important topic of 2022 is G20 summits, right? So अभी हम सब इंडिया के लिए it's one of the pride movement
क्यों? क्योंकि अभी हम सभी न्यूज़ में देख रहे हैं कि G20 समिट चल रहे हैं और अभी दिल्ली में भी स्टार्ट होने वाला है, बेंगलुरु में हुआ। सो ये जो पूरा समिट है इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है इस बार इंडिया, और ये December 1, 2022 से इसकी प्रेसिडेंसी ले चुका है। नाउ कब तक ये अपनी प्रेसिडेंसी को लेने वाला है? टिल 30 नवंबर 2023। इंडिया के थीम की अगर हम बात करें, क्योंकि देखो एग्जाम में थीम्स और जो भी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स अगर होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे पीएम मोदी हैज सेड वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। सो बेसिकली वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज माई फैमिली, राइट? सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी हैज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इंडियाज एजेंडा एट G20। इन्होंने बोला है कि हमारे कुछ एजेंडाज होने वाले G20 पे, दैट इज इंक्लूसिवनेस, एम्बिशियस एंड एक्शन ओरिएंटेड, राइट? So one of the important event for India specifically from 2022 view. Now क्या है ये G20? देखिए G20 जो है that was formed in 1999 on the backdrop of the financial crisis. वर्ल्ड में एक फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम था 1990s में, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी मिडिल इनकम कंट्रीज थी, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ईस्ट एशिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया, तो यहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ग्रुपिंग्स बनते हैं, दैट इज G20। नाउ व्हाट इज G20? यहाँ पे देखो आप, ये G7 है विच कंप्राइजेज ऑफ कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। इसी में अगर आप रशिया को ऐड कर देते हो तो ये बन जाता है G8। नाउ ध्यान देने वाली बात है, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ G8, बट इंडिया इज अ पार्ट ऑफ G20, राइट? सो इट इज एक्चुअली अ ग्रुपिंग जिनका मेन टारगेट है कि हम सिक्योर करने वाले हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बाय इन्वॉल्विंग द मिडिल इनकम कंट्रीज। सो इंडिया के पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे वो अपने कल्चरल, अपने जो भी डेवलपमेंट्स है उसको शोकेस कर सकता है, एंड इट कैन हैव अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ 2022, दैट इज योर I2U2। नाउ व्हाट इज I2U2? क्या ये बिल्कुल ही एक नया बॉडी है या इससे पहले भी ऐसी कोई चीज़ की बात की गई थी? ऑब्वियसली 2021 में इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द अब्राहम अकॉर्ड। इसको फॉलो करते हुए इजराइल और UAE को डील करना था इश्यूज कंसर्निंग द मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट इन दैट रीजन। ये उस रीजन में जो भी इश्यूज चल रहे हैं हम उसको सॉल्व करेंगे, बट ऑब्वियसली ये सही से काम नहीं कर पाया, एंड इस टाइम पे इसको हमने क्या बोला था? इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एंड इसको हमने रेफर किया था वेस्ट एशियन क्वाड। क्लियर? यानी कि ये जो क्वाड है, अब यहाँ देखो आप, ये जो लीडर्स हैं इंडिया, इजराइल, UAE और USA के, अभी इन्होंने क्या किया है, वापस से 2022 में साइन किया है कि ठीक है हम वापस एक अच्छे से काम करेंगे उस एरिया में, और काफ़ी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, चाहे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी के टर्म्स में बोलो या फिर डिफेंस में बोलो या फिर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस की बात करो, हर एक एरिया में हम मिलके काम करने वाले हैं। एंड इट इज़ ग्रुपिंग में अगर आप I2 की बात करो तो यहाँ पे ये रेफर कर रहा है इंडिया और इजराइल को, ठीक है, और जो U2 है वो रेफर कर रहा है USA एंड UAE को। क्लियर? सो यस, ये जो है ये री एनर्जाइज करने की बात कर रहा है, वापस से हम मिल करके बहुत सारे जो इश्यूज हैं उसको साथ में मिलके डील करने वाले हैं। क्लियर? Apart from that, the next important event in the row is Nepal crisis. अभी आप सब न्यूज़ में देख रहे होंगे, like there was a lot of turmoil that was going on in Nepal. जो उनके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, आपस में उनके काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स हैं, एंड फाइनली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी देयर, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यू प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन इलेक्टेड, दैट इज पुष्पा कमर दहल प्रचंडा। बट दिस इज गोइंग टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ टेंशन फॉर इंडिया। क्यों? क्योंकि ही इज सेट टू बी प्रो चाइना, और अगर ये प्रो चाइना है
तो आपको पता है, लाइक इफ वी सी दिस इज नेपाल एंड इट इज बॉर्डरिंग विथ यूपी, बिहार, देन इट इज ऑल्सो हैविंग बॉर्डर्स विथ सिक्किम एंड या चाइना, यहाँ पे उत्तराखंड के साथ भी ये बॉर्डर कर रहा है। सो कुछ इश्यूज हैं, काला पानी का इशू है, लिपू लेक, वो कुछ एरियाज हैं, वो हम अलग से एक टॉपिक में आपको डिस्कस करूंगी, लाइक व्हाट आर द IR इंटरनेशनल रिलेशंस विद नेपाल एंड व्हाट आर द इंटरनेशनल रिलेशंस विद चाइना। सो अगर ये प्रो चाइना है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया को प्रो नेपाल होना पड़ेगा। वैसे भी हम लोग प्रो नेपाल हैं, बिकॉज ऐसा बोलते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। वी डोंट हैव एनी बाउंड्री एज सच, वी हैव अ नेचुरल बाउंड्री। सो यस, इंडिया इज वर्किंग टूवर्ड्स नेपाल, बट वी हैव टू बी मच मोर प्रो, क्योंकि यहाँ पे फिर चाइना फ़ायदा उठाने लगता है, राइट। सो या दैट वॉज विथ रिस्पेक्ट टू नेपाल। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज ब्रिक्स समिट। Now what is this BRICS? Brazil, Russia, India, then we have China and South Africa. तो ये सब साथ में मिल करके काम करते हैं इस रीजन में, क्लियर। सो एज यू कैन सी दिस इज द रीजन एंड यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, क्लियर। ये लोग साथ मिल के काम करते हैं। अगेन बहुत सारे जो लाइक डिफेंस कोऑपरेशन की अगर आप बात कर लो, अगर आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की बात कर लो, अगर आप साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की बात कर लो, आप ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लो, सो दे आर एक्चुअली वर्किंग टुगेदर फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस एरियाज। एंड इसका रिसेंट में जो समिट हुआ था, दैट इज द 14th समिट दैट हैपेंड इन चाइना। कब हुआ था ये? 23 to 24 जून 2022 and that was a virtual meeting. Now why this is important, why BRICS is important and why we are focusing this much on BRICS? क्योंकि ये BRICS अकेले 41% जो है ये वर्ल्ड के पॉपुलेशन को कैप्चर करे हैं। Not only this, it is also having 24% of world GDP and 16% share in the world trade. So यहाँ आज हमने देखे कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स या कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल पॉलिटिकल इवेंट्स which can be very potential for your upcoming exams and upcoming issues. So yeah, that's all for today, and we'll be discussing more international issues in our upcoming videos. Thank you so much. Bye bye.